90 के दशक में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस थीं जिनके पोस्टर्स के आगे लोग दूध चढ़ाते थे और जिनके नाम से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ब्लैक में टिकटें बिका करती थी। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। ना कोई फेयरवेल, ना कोई आखिरी फिल्म और ना ही कोई क्लोजर। सिर्फ हादसे, अंडरवर्ल्ड और एक खौफनाक गुमनामी। बादशाह तो सिर्फ नाम का डाकू है इंस्पेक्टर साहब। पहले तो आप उन डाकुओं को पकड़िए जो शराफत और इज्जत का नकाब पहने आपके आसपास मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम 90 के दशक की उन 9 गुमशुदा एक्ट्रेसेस की जिंदगी का वो पन्ना पलटेंगे जहां शोहरत के नशे के ठीक पीछे दर्द, हादसे, विवाद और अंडरवर्ल्ड का साया उन्हें निगल गया। हमारी इस लिस्ट की पहली कहानी उस एक्ट्रेस की है जिसकी पहले ही फिल्म ने उसे रातों रात हर जवां धड़कन की दिलरुबा बना दिया था और एक ही रात में उससे उसकी पहचान तक छीन ली। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। साल 1990 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अनु अग्रवाल के डार्क कॉम्प्लेक्शन, उनकी हाइट और एक बिल्कुल अलग ऑरा ने उस दौर की टिपिकल गोरी और चुलबुली एक्ट्रेसेस के सारे टाइपकास्ट तोड़ दिए। आशिकी के बाद अनु को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और ये खलनायिका जैसी फिल्मों का भी हिस्सा बनी। बताएगा तो जानता है फिर मैं क्या बताऊंगी। कब बताएंगी? यही कि तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। साल 1999 की एक सर्द रात अनु अग्रवाल मुंबई की सड़कों पर अपनी कार से जा रही थी, तभी एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। कार के परकच्चे उड़ गए और जब अनु को अस्पताल लाया गया तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने उम्मीद ही छोड़ दी। अनु 29 दिनों तक कोमा में रही और जब ये कोमा से बाहर आई तो ये अपना सब कुछ भूल चुकी थी। इनकी याददाश्त जा चुकी थी और वो चेहरा जिसे देखकर पूरा देश दीवाना हुआ था वो पूरी तरह से बदल चुका था। साथ ही इनके शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। एक टॉप की एक्ट्रेस जो कल तक एक स्टार थी वो अचानक हॉस्पिटल बेड पर अपनी पहचान ढूंढ रही थी। इस एक हादसे ने इनकी दुनिया ही बदल दी। सालों तक दर्द और संघर्ष के बाद अनु ने ग्लैमर की इस दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। जब डॉक्टर्स ये कह रहे थे इसका तो जेस्टेशन पीरियड 2 साल है, ये तो मर जाएगी 2 साल में, अभी ये है कोमा के बाद किसी तरीके से कैसे उठ गई पता नहीं। इसके जैसे केस के कंडीशन तो कोमा में ही मर जाते हैं। आज आशिकी की ये सुपरस्टार अनु अग्रवाल झुग्गी झोपड़ी और स्लम के गरीब बच्चों को फ्री में योग सिखाती है। अनु ने अपना चेहरा तो खो दिया, लेकिन शायद गुमनामी के उस अंधेरे में जाकर इन्होंने खुद को पा लिया। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो भी आखिरी गली में। ये वो एक्ट्रेस थी जिनसे पूरा बॉलीवुड डरता भी था और अट्रैक्ट भी होता था। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। 90 के दशक की एक्ट्रेसेस की बात हो और ममता कुलकर्णी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस दौर में जहां ज्यादातर हीरोइनें संस्कारी इमेज में बधी हुई थी, वही ममता कुलकर्णी ने अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज से इंडस्ट्री के सारे नियम ही तोड़ दिए। स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पर इनके उस मशहूर टॉपलेस फोटोशूट ने पूरे देश में एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि सड़कों पर मोर्चे निकल गए, लेकिन ममता को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन लॉन अपना छोटा नहीं है, बड़ा होना चाहिए। पोर्च में गाड़ी रुकने के बाद जब शोफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। हालांकि 90s में बॉलीवुड की कुछ हीरोइनें फिल्मों से नहीं बल्कि फोन कॉल से लॉन्च होती थी और उन फोन कॉल्स के पीछे अक्सर अंडरवर्ल्ड खड़ा होता था। ममता का नाम अचानक अंडरवर्ल्ड के खूंखार ड्रग लॉर्ड विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ने लगा। दोस्तों, 90 का दशक वो दौर था जब दाऊद और छोटा राजन के फोन पर कास्टिंग बदल जाया करती थी। कहा जाता है कि विक्की गोस्वामी के रसूख के चलते ममता को कई बड़ी फिल्में मिली, लेकिन यही रिश्ता इनके गले की फांसी भी बन गया। जब विक्की गोस्वामी पर ड्रग तस्करी के भयंकर आरोप लगे और पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो ममता कुलकर्णी का पूरा करियर रातों रात क्रैश हो गया और प्रोड्यूसर्स इनसे डरने लगे। आज वो आपको एक नौकर लग रहा है? भूल गई वो दिन जब डैडी की जान और इज्जत की रक्षा के लिए राजा के पिता के सामने तुम गिड़गिड़ा आई थी? इस एक वाकये ने 90 के दशक की सबसे ग्लैमरस हीरोइन को हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। कई साल तक किसी को पता नहीं था कि ममता कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। सालों बाद जब इनकी तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हुई तो पूरा देश सन्न रह गया। वो ममता कुलकर्णी जो कभी ग्लैमर का सिंबल थी, वो बिना मेकअप के एक जोगन के रूप में नजर आने लगी। जब 1996 में मेरे गुरु का आगमन हो गया मेरे जीवन के अंदर, उनका नाम गगनगिरी महाराज है, वो महान तपस्वी है। और ये भी मैंने अपनी एक किताब है 2011 में मैंने, मेरी जब 12 वर्ष, बाय द वे मेरा 23 साल का ब्रह्मचार्य व्रत। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ममता केन्या के किसी अनजान हिस्से में रहती हैं और खुद को पूरी तरह से अध्यात्म को सौंप चुकी हैं। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा।
बॉलीवुड के इतिहास में शायद ही किसी एक्ट्रेस ने अपने इतने बड़े और सुनहरे करियर को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया होगा। साल 1989-90 में सलमान खान के ऑपोजिट राजसी प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी। सुमन के उस मासूम किरदार ने पूरे हिंदुस्तान के लड़कों की रातों की नींद उड़ा दी। फिल्म ने कमाई के ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो सालों तक नहीं टूटे। इस फिल्म के रिलीज होते ही भाग्यश्री रातों रात उस मुकाम पर पहुंच गई जहां डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर ब्लैंक चेक लेकर लाइन में लगते थे। तू चल मैं आई चल। इस पीक पर भाग्यश्री ने अपने बचपन के प्यार हिमालय दसानी से शादी कर ली। शादी करना कोई जुर्म नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो कि बॉलीवुड जैसे कमर्शियल बिजनेस में कोई कबूल ही नहीं कर सकता था। इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब ये सिर्फ और सिर्फ उस फिल्म में काम करेंगे जिसमें इनके पति हिमालय दसानी हीरो बनेंगे। सलमान खान के साथ एक ऐतिहासिक हिट देने वाली हीरोइन अब एक ऐसे इंसान के साथ फिल्में करना चाहती थी जिसका एक्टिंग से कोई लेना देना ही नहीं था। कुछ प्रोड्यूसर्स ने इनके स्टारडम को भुनाने के लिए पायल और कैद में है बुलबुल जैसी फिल्मों में हिमालय को साइन भी किया। दोष तो मेरी इस समझ का है जिसने इस रिश्ते की भाषा न समझी। दोष तो मेरी इस कल्पना का है जिसने गलतफहमी के शीश महल खड़े कर दिए। लेकिन ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से गिर गई और जब फिल्में फ्लॉप हुई तो प्रोड्यूसर्स ने भाग्यश्री से भी मुंह मोड़ लिया। इनकी ये एक बेतुकी शर्त इनके करियर का ताबूत बन गई। आज ये भूले भटके टीवी शोज या फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आ जाती हैं, लेकिन वो सुमन का स्टारडम हमेशा के लिए दफन हो गया। अगर आपने 90s का सिनेमा जिया है तो इस चेहरे को भूल पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इनके गायब होने की वजह कोई बॉक्स ऑफिस फेलियर नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक मर्डर केस था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के इस एक गाने ने प्रतिभा सिन्हा को घर घर पहुंचा दिया। प्रतिभा कोई आउटसाइडर नहीं थी, बल्कि ये 60 और 70 के दशक की मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री माला सिन्हा की इकलौती बेटी थी। इनके लुक्स, इनका डांस, सब कुछ एक स्टार बनने के लिए परफेक्ट था। तुम्हारा एक स्टाइल है, एक डिफरेंट अप्रोच है, जरा हटके। लड़की को पहले कभी भाव नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रतिभा की पर्सनल लाइफ की जिद इनका करियर ले डूबा। दरअसल प्रतिभा का दिल आ गया 90 के दशक के सबसे पावरफुल म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी पर। नदीम पहले से शादीशुदा थे। प्रतिभा की मां माला सिन्हा किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का रिश्ता एक शादीशुदा इंसान से नहीं होने देना चाहती थी, जिससे घर में भयंकर कलेश भी शुरू हो गए। शादीशुदा आदमी की यही तो सबसे ज्यादा मजेदार बात है कि चाहे कुछ भी हो, वो कभी शादी की बात नहीं छेड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। प्रतिभा नदीम के प्यार में इस कदर अंधी थी कि उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना छोड़ दिया। इस बीच 1997 में गुलशन कुमार की सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बना प्रतिभा का प्रेमी यानी नदीम सैफी। नदीम रातों रात देश छोड़कर लंदन भाग गए और नदीम के भागते ही प्रतिभा सिन्हा का पूरा करियर एक ताश के पत्ते की तरह ढह गया। कोई भी प्रोड्यूसर अब गुलशन कुमार केस के मुख्य आरोपी की गर्लफ्रेंड को अपनी फिल्म में लेना ही नहीं चाहता था। एक गलत रिश्ते की वजह से प्रतिभा सिन्हा हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। आज प्रतिभा लाइमलाइट से कोसों दूर अपनी मां के साथ एक बेहद शांत और अनजान जिंदगी बिता रही हैं। 90s के बच्चे आज भी इस गाने को सुनते ही रुक जाते हैं, लेकिन जिस हीरोइन ने इस गाने में आग लगाई थी उसने शोहरत को एक कचरे के डिब्बे की तरह लात मार दी। टार्जन फिल्म से जब किमी काटकर ने अपना डेब्यू किया था तो इनकी बोल्डनेस ने सेंसर बोर्ड से लेकर दर्शकों तक सबके पसीने छुड़ा दिए थे। किमी को बॉलीवुड में एक सेक्स सिंबल के तौर पर देखा गया। गोविंदा, संजय दत्त, अनिल कपूर, किमी ने सबके साथ काम किया, लेकिन इनका करियर सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा 1991 में आई मुकुल आनंद की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम से। लेकिन हम की भयंकर सक्सेस के तुरंत बाद किमी काटकर ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। इन्होंने बॉलीवुड से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और हमेशा के लिए गायब हो गए। पहले तो आप उन डाकुओं को पकड़िए जो शराफत और इज्जत का नकाब पहने आपके आसपास मौजूद हैं। किमी को एहसास हो गया था कि इस इंडस्ट्री में इन्हें सिर्फ ग्लैमरस डॉल के रोल ही मिलेंगे। इन्हें यह भी समझ आ गया था कि जब तक जवानी है तब तक प्रोड्यूसर्स इनके आगे पीछे घूमेंगे और इसके बाद इन्हें भुला दिया जाएगा। इसी डार्क रियलिटी को पहचानते हुए किमी ने मशहूर फोटोग्राफर शांतनु शोरे से शादी कर ली और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। आज किमी लाइमलाइट, गॉसिप्स और मीडिया से इतनी दूर हैं कि आज की जनरेशन इन्हें पहचान भी नहीं पाएगी। इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स अपनी एक्टिंग से राज करते हैं और कुछ अपने खौफ से। हमारी अगली एक्ट्रेस का स्टारडम इनकी छोटी बहन से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन इनका अपना गुस्सा इनके करियर को ही खा गया। हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज की। मुझे नहीं मालूम था कि तू अपनी अदाएं बेचते बेचते अपनी अंदर की औरत को भी नीलाम कर चुकी है।
80 के दशक के अंत और 90 की शुरुआत में नसीब अपना अपना, यतीम और ईमानदार जैसी सुपरहिट फिल्मों से फराह ने बॉलीवुड में अपनी एक सॉलिड जगह बनाई थी। फराह की एक्टिंग में गजब की गहराई थी। मैं तुझे तेरे पति से मिलाने की कोशिश कर रही थी और तूने मुझसे मेरा ही पति छीन लिया। लेकिन फराह का करियर किसी फ्लॉप फिल्म की वजह से नहीं डूबा। इंडस्ट्री में फराह की इमेज एक फायर ब्रांड की बन गई। मैगजीन्स में इनके झगड़ों के किस्से आम होने लगे। ये भी बात सामने आई कि एक बार सेट पर इन्होंने चंकी पांडे को किसी बात पर सबके सामने पीट दिया। इनके इसी एग्रेसिव और अनफिल्टर्ड रवैये के चलते यश चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर्स और कई प्रोड्यूसर ने इनसे धीरे धीरे किनारा कर लिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने ये कहकर कि मैं सूरज के बच्चे की माँ कभी नहीं बन सकती, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया। इस बगावत ने फराह को इंडस्ट्री से अलग थलग कर दिया। साल 1996 में फराह ने दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली। बाद में इनका तलाक भी हो गया। साल 2003 में फराह ने एक्टर सुमित सहगल से दूसरी शादी कर ली। आज फराह नाज बॉलीवुड के कैमरों से बिल्कुल दूर है और अपने पति के साथ डबिंग कंपनी का बिजनेस संभालती है। चलते हैं कानों से पारा। इस एक्ट्रेस को दिव्या भारती का रिप्लेसमेंट मानकर सर आंखों पर बैठाया गया था, लेकिन फिर बॉलीवुड ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। सलमान खान की जुड़वा और बंधन में जिस एक्ट्रेस की स्माइल और चुलबुले अंदाज ने दर्शकों का दिल जीता था वो थी रंभा। जब दिव्या भारती का अचानक निधन हुआ तो रंभा के लुक्स उनसे काफी मिलते थे, जिसके चलते इन्हें बहुत तेजी से एक्सेप्टेंस मिली। रंभा ने सलमान, गोविंदा और अजय देवगन के साथ कई हिट फिल्में दी। इनकी कॉमिक टाइमिंग और डांस भी गजब का था। लेकिन बॉलीवुड में अगर आपकी लगातार 2 फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो प्रोड्यूसर आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में जब रंभा को बॉलीवुड से अच्छी फिल्मों के ऑफर आना बंद हो गए तो इन्होंने साउथ फिल्म का इंडस्ट्री का रुख किया। तेलुगु और तमिल सिनेमा में रंभा ने बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल किया। लेकिन फिर साल 2010 में रंभा ने कनाडा के एक श्रीलंकाई तमिल बिजनेसमैन से शादी कर ली और इस एक फैसले ने इनके एक्टिंग करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया। आज ये कनाडा के टोरंटो में रहती हैं और एक प्राइवेट पारिवारिक जिंदगी बिता रही हैं। क्यूट और स्वीट हार्ट इमेज की मलिका आयशा जुल्का। आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर में अंजलि का किरदार हो या अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी का वो सुपर हिट अंदाज, आयशा जुल्का ने बहुत ही कम समय में सफलता का वो स्वाद चख लिया था जिसके लिए लोग सालों स्ट्रगल करते हैं। ये 90s के हर बड़े सुपरस्टार के साथ फिल्में कर रही थी, लेकिन आयशा ने बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी बीमारी को बहुत पहले भांप लिया था, टाइप कास्टिंग। आयशा ने नोटिस किया कि इन्हें हर फिल्म में सिर्फ एक क्यूट कॉलेज गर्ल या हीरो के पीछे नाचने वाली लड़की के ही रोल मिल रहे हैं। पूछो कि हमने दूसरा थप्पड़ क्यों मारा? ये हमने गुस्से में नहीं मारा, ये हमने इसलिए मारा ताकि तुम्हें पहला थप्पड़ याद रहे। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहा करते थे कि इंसान के मुंह पर दूसरा थप्पड़ पड़े तो उसे गलती करने पर खाया हुआ पहला थप्पड़ याद रहता है। इन्हें यह भी समझ आ गया कि इस इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, उम्र बढ़ते ही इन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो बजाय इसके कि ये फ्लॉप होकर इंडस्ट्री से बाहर हों, आयशा ने अपने करियर के पीक पर बहुत ही चालाकी से बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इन्होंने समीर वाशी नाम के एक कंस्ट्रक्शन टाइकून से शादी कर ली और पूरी तरह से बिजनेस में उतर गई। आज आयशा जुल्का एक बेहद सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। हीरो, घायल, दामिनी और घातक। मीनाक्षी शेषाद्री कोई आम हीरोइन नहीं थी। इनकी एक्टिंग में एक ऐसी गहराई थी जो उस दौर में कम ही एक्ट्रेसेस में नजर आती थी। पापा, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी और अगर आपने इस बात पर ज्यादा जोर दिया तो मैं समझूंगी कि आपको मेरा यहाँ रहना शायद पसंद नहीं। दामिनी में इनके उस पावरफुल परफॉर्मेंस ने इन्हें एक लेजेंड बना दिया। इनका डांस इतना क्लासिकल और परफेक्ट था कि लोग माधुरी दीक्षित से इनका कंपैरिजन करते थे। यहाँ तक कि मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी मीनाक्षी के प्यार में इस कदर पागल थे कि इन्होंने मीनाक्षी को प्रपोज तक कर दिया, लेकिन मीनाक्षी ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ रिजेक्ट भी कर दिया। क्या तुम कह सकते हो साफ साफ कि तुम्हारे दिल में क्या है? शेखर, जिस तरह मुझे हकीकत जानने में डर लग रहा है उसी तरह तुम्हें सच बताने में। इस रिश्ते में डर क्यों आ गया? कहां से आ गया? साल 1996 में राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक रिलीज हुई। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और मीनाक्षी शेषाद्री का करियर अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर था। और बिल्कुल इसी मोड़ पर बिना किसी विवाद, बिना किसी शोर शराबे के मीनाक्षी ने हमेशा के लिए बॉलीवुड को छोड़ दिया। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी की घोषणा कर दी और सीधा अमेरिका के डालस शहर में जाकर बस गई। एक एक्ट्रेस जो इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, उसने अचानक एक गुमनाम जिंदगी क्यों चुन ली? क्योंकि मीनाक्षी इस इंडस्ट्री के टॉक्सिक माहौल और फेक रिलेशनशिप्स से शायद
शायद ऊब चुकी थी। इन्हें एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी। आज मीनाक्षी अमेरिका में अपना खुद का डांस स्कूल चलाती हैं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य भी सिखाती हैं। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है मेरी। दोस्तों, आज इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस विदेशों में गुमनाम जिंदगी जी रही हैं, कुछ कैमरे की एक फ्लैश से भी डरती है, कुछ आज भी अपने पुराने ब्लॉकबस्टर गानों में कैद हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें नई जनरेशन पहचानती भी नहीं है। ये 90 के दशक की वो सुपरस्टार एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन किया था, लेकिन फिर खुद ही खामोशी के अंधेरे में खो गई। शायद शोहरत का सबसे बड़ा श्राप ये नहीं होता कि वो छिन जाती है, बल्कि शायद ये कि जब वो छिनती है तो वो इंसान इतना अकेला हो जाता है कि वो अपनी परछाई से भी छुपना चाहता है। हाँ हाँ, तड़प ही रहा होगा और यहाँ आने के बाद और भी तड़पेगा, क्योंकि वो तो आ रहा है 4 दिन बाद और मैं चली जाऊंगी आज से 2 दिन के बाद। चली जाऊंगी? कहाँ जा रही तो 2 दिन के बाद? अपने ननियाल, अपनी माँ के साथ। तो आपको इन 9 एक्ट्रेसेस में से किसकी कहानी सबसे ज़्यादा हैरान करती है? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने 90s के किसी फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही बॉलीवुड के सबसे रियल, सबसे अनफिल्टर्ड और सबसे बेबाक सच को गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका फेवरेट चैनल बेबाक बॉलीवुड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेबाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।